नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजी। उसमें सबसे पहले एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मोनोकॉट स्टेम के बारे में। देखिए, मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम में, तो सबसे पहला याद रखिएगा, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं लार्ज नंबर में और स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड ऐसे होते हैं कि जो लार्ज वेस्कुलर बंडल होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और स्मॉलर वेस्कुलर बंडल पेरिफेरल में, यानी कि बाजू बाजू में प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, मोनोकॉट स्टेम का एक कट सेक्शन है। तो इसमें जो ये सारा जो है, ये वाला, ये सब स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है। उसमें से देखिए, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल में जो लार्ज वाले हैं, ये लार्ज वाले जो हैं वो बीच में है, सेंट्रली लोकेटेड है, और जो स्मॉलर हैं वो पेरीफेरी में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो लार्ज वेस्कुलर बंडल है, लार्ज, ये कहां पे है? लार्ज वेस्कुलर बंडल आपका सेंटर में है, एंड जो स्मॉल वेस्कुलर बंडल है वो आपका पेरीफेरी में है। ये याद रखिएगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेस्कुलर बंडल में है कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होता है जिसको बुलाते हैं बंडल शीथ। तो वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। तो बंडल शीथ किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। और वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड मतलब इसमें कैम्बियम जो है वो कैम्बियम एब्सेंट होगा। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है। और अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम में, तो ग्राउंड टिश्यू कॉन्स्पिक्यूअस होता है, मतलब दिखाई देता है ग्राउंड टिश्यू, और पैरेन्काइमा का बना होता है ग्राउंड टिश्यू। तो पैरेन्काइमा का कौन कौन सा बना है? एक तो देखिए, वेस्कुलर बंडल बेसिकली स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से सराउंडेड है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, लेकिन ग्राउंड टिश्यू सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा का बना होता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होता है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस। देखिए, ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ग्रीक वर्ड, जैसे ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या करेंगे, जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जो ग्लाइकोलिसिस का जो स्कीम है उसको बेसिकली साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था गस्टव एम्बेडन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नास। सो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? जो ग्लाइकोलिसिस था उसको तीन साइंटिस्ट ने समझाया था, गस्टव एम्बेडन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नास। इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बुलाते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे बुलाते हैं। अगर हम एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन से के सर्वाइव करता है। तो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस ही वो पाथवे है जिससे वो एनर्जी डिराइव करता है। तो ये याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो आप बोलिएगा कि ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज को तोड़ेंगे। अब ये जो ग्लूकोज है इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है? तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। और ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर के बनता क्या है? हाँ, दो मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड का। क्या बनता है? दो मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड का। अब सुनिए, सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं,
साथ में फ्रक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट में सुक्रोज बनता है एज अ फूड। अब ये सुक्रोज क्या होता है, यही सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम के हेल्प से। उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आसानी से ग्लाइकोलिसिस में एंटर होगा, उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और दो मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड का। अब सुनिए, ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। टोटल 10 रिएक्शन हम यहां सीखेंगे। जैसा मैंने आपको बोला था कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होंगे, है ना। उन 10 स्टेप को मार्क करते हैं। पहला स्टेप देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये पहला स्टेप है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दूसरा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये तीसरा स्टेप। और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा ट्रायोस फॉस्फेट, ये है आपके पास चौथा स्टेप। और ट्रायोस फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ट्रायोस फॉस्फेट, जिसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन, ये है 5वां स्टेप। फिर ये है 6ठा स्टेप, ये 7वां, ये 8वां, ये 9th एंड ये 10th। तो ये 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कहां पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। तो देखिए, एटीपी दो जगह पे यूटिलाइज होता है। पहला, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तब एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन रहा है तब एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है। और दो जगह ऐसा है जहां पे एटीपी बन रहा है। कब? जब 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 2 ट्रायोस फॉस्फेट में, और 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है 2 पायरुविक एसिड में, तब यहां पे एटीपी जो है वो बन रहा है। और एक स्टेप जहां पे NADH2 फॉर्म हो रहा है वो है जब ट्रायोस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ट्रायोस बिस फॉस्फेट में, तो एक NADH2 बन रहा है। तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी आपको वो 2 मिलेगा और जो NADH2 है वो भी आपको 2 मिलेगा। तो ग्लाइकोलिसिस में ये याद रखिएगा। और कौन कौन से प्लेस ऐसे हैं जहां पे एटीपी यूज हो रहा है, चेक करिए, पॉज करके चेक करिए। और कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जहां पे एटीपी बन रहा है, एक ये स्टेप है, पॉज करके इसको पढ़िए। और एक ये स्टेप है जहां पे एटीपी बन रहा है, और एक स्टेप जहां पे NADH2 बन रहा है वो है ये स्टेप। तो इसको पॉज करके पढ़िए।